So, continuing the lecture regarding the Gibbs phase rule. We have discussed the number of components, what is a phase, a review of that whenever we discuss phase, generally it comes in mind the liquid, gas and the solid phase. So what is a phase? Phase is a homogeneous part of a heterogeneous system which is separated by a distinct boundary from the other phases, which is physically, chemically different, and mechanically it is separable from the another part of the system. Then we discuss the components. The component means in a system you are having variable constituents, various constituents are there, and out of those constituents minimum number of the variable constituents whose concentration vary, I mean to say variable constituents, then that minimum number of variable constituents in terms of whom the composition concentration of each and every constituent can be expressed either directly or with the help of a chemical equation where plus, minus and zero sign are included, that is termed as the component. We have discussed one or two cases where the discussion was regarding the number of components. Then there was an equation. Now further, it is the degrees of freedom. Degrees of freedom क्या चीज होती है? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन जो वेरिएबल हैं इनको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. प्रेशर, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन. लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनमें से कितनी होंगी. तो कोई भी आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसमें सिस्टम में एक या दो फेज जो वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनमें से कितने वेरिएबल आप वेरी कर सकते हो प्रोवाइडेड कोई भी फेज डिसअपियर ना हो. कोई भी फेज डिसअपियर ना हो. सो वेरिएबल लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन विच कैन बी वेरीड without the loss of the number of phases present in the equilibrium. यहां थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं. नीचे वाटर का केस है, तो आइस दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड वाटर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स. तो ऐसी स्टेज जो है वो केवल पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हो सकती है कि आइस भी हो, साथ में लिक्विड वाटर भी हो और साथ में वेपर्स भी हो, यानी तीनों फेज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हो. दिस विल हैपन एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो इसमें से हम कोई भी वेरिएबल वेरी नहीं कर सकते हैं, ना तो प्रेशर वेरी कर सकते हैं ना टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक आध भी कंपोनेंट इसमें से वेरी हुआ तो या तो आइस गायब हो जाएगी. मान लो टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आइस गायब हो सकती है, प्रेशर वेरी कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट वाटर की जा सकती है, या गैसियस स्टेट यानी वेपर्स वाटर के नहीं हो सकते हैं. तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो हुई. देयर इज नो फ्रीडम because we cannot vary any of the component which is present above. It is pressure, temperature or concentration. Now let us discuss the second equilibria here, which is the showing water it is in equilibrium with the vapors. So water it is in equilibrium with the vapors. अब पानी जो है वो वेपर्स के कांटेक्ट में है. तो कब होगा कांटेक्ट में? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा. जब बॉयल हो रहा है तो लिक्विड वाटर किस में चेंज होगा? वेपर्स में चेंज होगा. मींस इट इज हैपनिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार जो है अगर बहुत 760 पे है तो बॉइलिंग पॉइंट लग होगा. अगर आप उसको रिड्यूस कर देते हैं 500 तक तो बॉइलिंग पॉइंट लग होगा. अगर आप इसको और ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट लग होगा. इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? टेम्परेचर. दैट इज वेरिंग. तो आप टेम्परेचर को वेरी कर सकते हो विद इन द फिक्स वैल्यू ऑफ द प्रेशर
तो वाटर, लिक्विड वाटर और उसके वेपर्स की कंपोजिशन चेंज होगी, लेकिन दोनों में से कोई फेज डिसअपियर नहीं होगा, कोई फेज दोनों में से डिसअपियर नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोल सकते हैं मोनोवेरिएंट सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? मोनोवेरिएंट। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक हुई कि आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर। मान लो आपके पास एक ही फेज है वाटर, तो वाटर 100 डिग्री से नीचे आप प्रेशर भी चेंज कर दो, टेम्परेचर भी चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो ऐसा सिस्टम जो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो वो 2 आती है। कितनी आएंगी? 2। यू कैन वेरी द प्रेशर एज वेल एज यू कैन वेरी द टेम्परेचर फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ द कंसेंट्रेशन। सो व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? Degrees of freedom are the variables like pressure, temperature, concentration, which can be varied without the loss of number of phases present in equilibrium state. Now let us discuss some another case here in the next slide. What is metastable equilibrium? Equilibrium हम लोगों ने डिस्कस किया होगा पहले, या आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो हैं उसमें रिएक्टेंट जब भी रिएक्ट करता है तो थोड़ा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और बाद में प्रोडक्ट बैक किसमें चेंज होता जाता है? रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट चेंजिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। इसको हम सिंपल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंपल इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम में एक डिफरेंट तरह का भी होता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम है उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक मींस चेंजेबल। चेंजेबल कैसे? कि कुछ मॉलिक्यूल ए के बी में चेंज हो रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल बी के ए में चेंज हो रहे हैं। सो दैट इज ए चेंज, स्टॉप नहीं हुआ सब तो। इट इज नॉट ए स्टिल स्टेट। स्टिल मीन्स स्टैंडिंग स्टेट नहीं है, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ये डायनामिक होता है। कुछ एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते रहते हैं। जो नीचे वाला इक्विलिब्रियम है, सॉरी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, वो ऐसा इक्विलिब्रियम है जो एक ही साइड से अटेन किया जा सकता है, दोनों साइड से अटेन नहीं हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऊपर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, अगर आप रिएक्टेंट साइड से चलते हैं तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट साइड से बैक चलते हैं तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इट इज अटेनेबल फ्रॉम द बोथ साइड। लेकिन मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम एक ही साइड से अटेन किया जा सकता है, दोनों साइड से अटेन नहीं किया जा सकता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है कि हम वाटर में मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे डिस्कस कर सकते हैं? पहले तो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, 100 डिग्री से ऊपर वाटर वेपर स्टेट में होगा और 0 डिग्री से नीचे वाटर जो वो आइस स्टेट में होगा या सॉलिड स्टेट में होगा। सो दीज आर द पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स दैट आर बीइंग फिक्स्ड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं -2 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स इट शुड बी ए आइस। उसके बाद बात करूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 0 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी है, लेकिन 0 से ऊपर लिक्विड स्टेट आएगी, 0 से नीचे आइस आएगा। अगर आप आइस को हीट करते हैं, आइस इज प्रेजेंट एट -5 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे आपके पास इक्विलिब्रियम है, उसमें लिक्विड भी होगा आपके पास थोड़ा सा और सॉलिड आइस भी होगी। सो दिस मीन्स इट इज ए लिक्विड एंड सॉलिड इक्विलिब्रियम दैट इज एग्जिस्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 से 0.1 डिग्री सेल्सियस आएगा, होल ऑफ द आइस हैज बीन चेंज इनटू द लिक्विड। होल ऑफ द आइस हैज बीन चेंज इनटू द लिक्विड। अब बात करते हैं दूसरी नीचे वाली लाइन को। देखो जरा, इसमें लिक्विड लिखा है मैंने लास्ट में, दैट इज प्रेजेंट एट 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। अगर मैं उसको केयरफुली कूल करूं, केयरफुली कूल करने का मतलब क्या है
कि आपने बीकर में पानी ले लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया, और फ्रीजर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, जिसमें कोई साउंड ना हो, बिल्कुल काम कंडीशंस होनी चाहिए। तो लिक्विड जो है 2 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा केयरफुल कूलिंग से। अगर आप इसको और केयरफुली कूलिंग करते हैं तो -2 डिग्री सेल्सियस पे भी जो है वो लिक्विड स्टेट आ जाएगी। कितने पे? -2 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड स्टेट, जबकि स्टैंडर्ड बोलता है कि लिक्विड 0 वाटर जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें वाटर फ्रीज नहीं हुआ, वाटर वाटर ही रहा, लिक्विड स्टेट में रहा। उसके बाद आपने -2 डिग्री सेल्सियस भी कर दिया तो भी वो किस में रहा? लिक्विड स्टेट में। तो अब मैं कह सकता हूं कि लिक्विड स्टेट कंटिन्यू है। कहां से? 2 डिग्री सेल्सियस से लेके -2 डिग्री सेल्सियस तक। यूजुअली ऐसा नहीं होगा, -2 डिग्री पे क्या किसमें चेंज हो जाना चाहिए? आइस में चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो स्टेट है वो एक ही साइड से अटेन हो सकी, किससे? लिक्विड साइड से। तो इसको मैं बोलूंगा मेटास्टेबल स्टेट या मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। आप अगर आइस लेके चलते हो, 2 स्टेट है ना, एक साइड लिक्विड वाटर है, दूसरी साइड क्या है? आइस है। अगर आइस लेके चलते हो, आइस -5 डिग्री सेल्सियस पे है, जैसे ही 0 डिग्री पहुंचेगा वैसे ही वाटर अपीयर हो जाएगा। तो आइस आप -1 और 2 डिग्री पे नहीं अटेन कर सकते हो, तो इस साइड से वो स्टेज नहीं आ रही है। लेकिन लिक्विड वाटर अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे है, केयरफुली कूल करो आप इसको, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड ही रहेगा, -2 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड रहेगा, प्रोवाइडेड आप कोई भी उसमें एजिटेशन सिस्टम में नहीं करेंगे। एजिटेशन का क्या मीनिंग है? मान लो वो लिक्विड जो आपने 2 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंचा दिया, उसमें अगर आप एक भी तिनका बाहर से फेंकते हैं तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, या थोड़ा सा भी आइस का पीस डालते हैं तो भी सॉलिडिफाइड हो जाएगा, या फिर अगर आप उसको थोड़ा सा भी जोल्ट झटका देते हैं, हाथ से हाथ लगाते हैं बीकर को, तो भी क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो अगर इस सिस्टम को आप सीडिंग ना करें, इसको सीडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सीडिंग। सीडिंग ना करें तो लिक्विड 2 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड था, 0 डिग्री पे भी ये लिक्विड ही रहेगा और -2 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड वाटर which is attainable in the liquid state at -2 degree Celsius, it is attainable from one side, from the liquid side, not from the ice side. So that is termed as the metastable state or metastable equilibrium. Then comes to the Gibbs phase rule. तो यहां मैंने, शायद आपको क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3 सिस्टम ले रखे हैं। एक में फ्री एनर्जी G1 है, दैट वन, उसमें सेकंड में फ्री एनर्जी G2 है, थर्ड में फ्री एनर्जी G3 है। तो 3 फेजेस हैं ये। फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर वन एज द सॉलिड, अनदर एज द लिक्विड एंड लास्ट वन एज द गैसियस फेज। अगर पहले 2 में इक्विलिब्रियम डिस्कस किया जाए तो चेंज इन फ्री एनर्जी आपके पास आएगा G2 - G1। अगर लास्ट वाले 2 फेजेस लिए जाएं, लिक्विड और गैसियस, तो चेंज इन फ्री एनर्जी इट इज G3 - G2। G3 - G2। लेट अस डिस्कस सम अनदर components that are related with the phase rule. It is derivation of Gibbs phase rule. Gibbs phase rule किसके बारे में बताता है? गिब्स फेज रूल जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी? अभी पीछे डिस्कस किया मैंने। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द वेरिएबल्स, विच वेरिएबल्स? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, which can be varied without the loss of the any phase which is present in the equilibrium. Now degrees of freedom किसके बराबर होगा? तो इन्हीं वेरिएबल्स के बराबर होगा। कौन कौन से वेरिएबल? प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन। तो पहले मैंने वही लिखा है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसेंट्रेशन। साथ में लिखा है माइनस वेरिएबल्स काउंटेड एक्स्ट्रा ड्यू टू इक्विलिब्रियम इन सिस्टम।
सिस्टम में इक्विलिब्रियम होगा तभी गिब्स फेज रूल की बात आएगी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो गिब्स फेज रूल की डिस्कशन का कोई मायने नहीं है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल हुई? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या थे? प्रेशर, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन। कह रहा है कि इसमें से वो आपने माइनस कर देने हैं जिनको आप 2 बार काउंट कर जाओ। वाई? बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन द सिस्टम। सो दैट इज द न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की। अब इसको थोड़ा थोड़ा क्लियर ढंग से आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंसंट्रेशन के ऊपर क्या बोलने जा रहा हूं और क्या नहीं बोलने जा रहा हूं। पहले मैंने लिक्विड स्टेट की बात कर ली। किसकी बात की? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मान लो आपके पास वाटर प्रेजेंट है और इथेनॉल प्रेजेंट है, तो आपके पास कितने कंपोनेंट हुए उसमें 2 हुए। एक क्या आ गया? वाटर। दूसरा क्या आ गया? इथेनॉल। अब मैं कैसे कंसंट्रेशन के बारे में बता सकता हूं? अगर मुझे टोटल कंसंट्रेशन पता हो। क्या पता हो? टोटल कंसंट्रेशन कि पानी और इथेनॉल की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद साथ में मुझे यह भी मालूम हो कि एक की कंसंट्रेशन कितनी है इथेनॉल की, तो मैं टोटल में से इथेनॉल की कंसंट्रेशन लेस करूं तो वहां से वाटर की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं तो 2 कंपोनेंट में से एक की मुझे नॉन होनी चाहिए, साथ में टोटल नॉन होनी चाहिए। एक की कंसंट्रेशन नॉन होनी चाहिए, साथ में टोटल की नॉन होनी चाहिए। मान लो मेरे पास 3 कंपोनेंट आ गए। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? इसमें मैंने CCl4 भी ऐड कर दिया। तो मुझे 2 की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, साथ में टोटल पता होनी चाहिए, ताकि टोटल में से 2 की कंसंट्रेशन निकाल दूं तो थर्ड की मुझे नॉलेज हो। तो इसको थोड़ा सा अब डिजिट्स में चेंज करते हैं। अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं तो मुझे एक की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। 2 कंपोनेंट तो एक का पता होना चाहिए। इसका मतलब 2 से 1 कैसे आया? 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं तो 3 में से 2 की पता होनी चाहिए, ताकि थर्ड की टोटल में से लेस करके बताई जा सके। तो इसमें से 2 कैसे आ रहा है? 3 में से 1 लेस कर रहे हो तो आपके पास 2 आ रहा है। इसका मतलब हमेशा आपके पास अगर C कंपोनेंट हैं तो उनमें C - 1 की जो वो डिफाइंड होनी चाहिए कंसंट्रेशन। अगर 2 थे, 2 में से 1 का पता होना चाहिए। 3 है, 3 में से 2 का पता होना चाहिए। 4 है, 4 में से 3 का पता होना चाहिए। हमेशा एक लेस आ रही है। तो इसका मतलब अगर आपके पास किसी फेज में, लिक्विड फेज की बात की मैंने अभी तक, बाकी फेजेस की बात नहीं की है, किसी फेज में अगर आपके पास C कंपोनेंट्स हैं तो C - 1 की कंसंट्रेशन मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं टोटल कंसंट्रेशन जो वो बता सकता हूं। ये किसके लिए था? एक फेज के लिए। अगर 2 फेज की बात हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर P फेजेस की बात हो तो आपको इसको P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कंसंट्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू P इंटू C - 1। कैसे आया? फिर सुनिए जरा इसको कि अगर आपके पास 2 कंपोनेंट हैं तो एक की आपको नॉन होनी चाहिए, ताकि टोटल में से एक की लेस की तो दूसरे की बताई जा सके। सो 2 में से 1 नॉन चाहिए। 1 कैसे आया? 2 - 1 करके 1 आ गया। अगर 3 कंपोनेंट में से 3 में से 2 का पता होना चाहिए, ताकि थर्ड की बताई जा सके टोटल से लेस करके। इसका मतलब अगर आपके पास C कंपोनेंट्स हैं तो C - 1 की कंसंट्रेशन आपको नॉन होनी चाहिए। लेकिन कितने के लिए? सिंगल फेज की बात की थी मैंने, लिक्विड फेज की। अगर आपके पास 2 फेजेस हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C - 1 को। अगर 3 फेजेस हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 फेजेस हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जनरल तौर पर अगर आपके पास P फेजेस हैं तो आपके पास P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द्वारा डिस्कस करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल थे? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए आपके आगे पास आ गया P इंटू C - 1। तो नीचे मैंने P इंटू C - 1 लिखा है, प्लस 2। 2 का क्या मीनिंग है? 2 वेरिएबल और हैं, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर।
दो वेरिएबल कौन से आ गए, एक टेम्परेचर एक प्रेशर। तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई P इंटू सी माइनस वन प्लस टू, वेयर P इंटू सी माइनस वन इट इज द कंसंट्रेशन टर्म, प्लस टू का मतलब है इसमें एक जो है वो टेम्परेचर है और दूसरा जो है इसमें प्रेशर है। नाउ लेट अस फर्दर डिस्कस दिस ऑन वेरिएबल्स काउंटेड एक्स्ट्रा। अब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंपोनेंट का हर एक फेज में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो सपोज आपके पास ए बी और सी तीन फेज हैं, सॉलिड लिक्विड एंड द गैसियस। कंपोनेंट आपने एक ही लिया है, कितना लिया, सिंगल कंपोनेंट। सो म्यू वन ए that is equal to chemical potential of component 1 in the phase A is equal to chemical potential of that component in phase B is equal to chemical potential of that component in phase C। तो इसमें से μ1A is equal to μ1B is equal to μ1C, तीन फेजेस हैं। कितनी इक्वेशन बनती हैं आपके पास, पहली इक्वेशन बन गई μ1A is equal to μ1B, दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास μ1b इज इक्वल टू μ1c। तो फेजेस आपके पास तीन थे, ए बी सी। इक्वेशन कितनी बनी आपके पास, दो। तो कितनी इक्वेशन बनी, तीन में से दो, दो कैसे आया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो अगर आपके पास p फेजेस हो तो आपके पास कितनी इक्वेशंस बनेंगी, p माइनस 1। लिसन अगेन, तीन फेजेस हैं ए बी सी। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल जो है वो हर एक फेज में इक्वल होगा, कारण सिस्टम जो वो इक्विलिब्रियम में है। इसीलिए वन कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल जो है वो फेज ए में इक्वल टू द केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट इन फेज बी इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट इन फेज सी। तो इससे आपके पास कितनी इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस दो बनेगी आपके पास, μ1a इज इक्वल टू μ1b और सेकंड बन रही है μ1b इज इक्वल टू μ1c। तो तीन फेजेस थे, तीन फेजेस के लिए टू इक्वेशंस बनी। हाउ द टू केम, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 3 फेजेस 2 इक्वेशंस, p फेजेस इट इज p माइनस 1 इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस बनती हैं, p माइनस 1। ये किसके लिए है, सिंगल कंपोनेंट के लिए। अगर दो कंपोनेंट के लिए होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तीन कंपोनेंट के लिए होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, और अगर सी कंपोनेंट के लिए होगा तो मल्टीप्लाइड बाय सी हो जाएगा। व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू p